विद्यार्थियों नमस्कार। आज सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का दूसरा जो महत्वपूर्ण संस्था बनी थी वो बनी आसियान। आसियान देश है वो विश्व के दक्षिण और पूर्व के देशों ने मिलकर बनाया। इनमें 1967 में ये 5 देश इकट्ठे हुए थे। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके स्थापना दिवस के मौके पर कौन से देश इसमें शामिल थे। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस थे, जिन्होंने मिलकर आसियान एक संगठन की स्थापना की। और इस प्रस्ताव को जो पास किया उस प्रस्ताव का नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र, क्योंकि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और बैंकॉक में ये मीटिंग हुई थी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया बैंकॉक घोषणा पत्र। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो जाते हैं, ब्रुनई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अब इसमें कुल 10 देश हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आसियान में कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। और इसमें इसका जो प्रतीक है वो है धान की बालियां। धान की बालियों को ऐसे गुच्छे में बीच में बांधा गया है। जो आपकी जो पुस्तक है उसमें बहुत अच्छी सी तस्वीर है, उसे देखना आप। तो ये जो धान की 10 बालियां हैं ये किसका प्रतीक है? आपसे ये छोटा सा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या किसका प्रतीक है? तो ये है इन 10 देशों की एकता का प्रतीक। अब एक आगे प्रश्न बनता है बच्चों इसमें कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं। बच्चों, चाहे यूएनओ के उद्देश्य हों, चाहे कॉमनवेल्थ के उद्देश्य हों, चाहे नाटो के उद्देश्य हों, चाहे सार्क के उद्देश्य हों, चाहे आसियान के उद्देश्य हों, उद्देश्य लगभग पूर्णतया 100% में नहीं कह सकता, लेकिन लगभग उद्देश्य सबके नेक ही होते हैं। और नेक में क्या कहेंगे? आर्थिक विकास तेज करना, यानी हर कोई देश एक अकेला देश भी चाहेगा आर्थिक विकास करना, और 5-7 मिल के आपस में कोई संगठन बनाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हम देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। सामाजिक यानी समाज, एक देश के समाज को दूसरे समाज के नज़दीक लाना, एक ही संस्कृति का दूसरे की संस्कृति के नज़दीक लाना और आदर भाव बढ़ाना। यदि 2 देशों में संबंध तभी चल सकते हैं जब उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हों, तालमेल हों, क्योंकि लोगों का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ज़्यादा होगा, वही देश ज़्यादा आपस में संबंध बना के रख सकेगा। तो उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का भी उद्देश्य रखा। फिर कानून और शासन में सुधार की व्यवस्था भी की, भी हम अपने देशों में मिलकर कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, क्योंकि कोई देश विकास की सीढ़ी पर तभी चल सकता है जब उसके नागरिक और उसका शासन कानून पर चलता हो और एक संविधान हो जो सभी उनका पालन करते हों। आगे एक अलग से उन्होंने सबसे अच्छी बात कही थी आसियान ने, वो ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है हमारा, जो 1945 में जिसकी स्थापना हुई थी, जब वो बना था, जो उसने नियम बनाए थे हम उसका पूरा पालन करेंगे और विश्व में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देंगे। तो शांति और स्थापना के लिए तो सभी संगठन है वो इसके लिए अग्रसर रहते ही हैं। अब मैं आपने बताया था कि जो संगठन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक किसी प्रकार का संगठन होगा, उनका उद्देश्य शांति और शांति स्थायित्व तो है ही उनका। लेकिन जो अमेरिका ने नाटो बनाया था और जो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था, चाहे वो उसका चाहे हिडन एजेंडा यानी छुपा हुआ जो उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन कागज पर तो उनका उद्देश्य यही था ना कि हम विश्व में शांति और स्थायित्व स्थापित करना चाहते हैं। आगे है एक तरीका आता है कि आसियान शैली क्या है। छोटा सा प्रश्न आता है, आसियान शैली क्या है? शैली होता है बच्चों काम करने का तरीका क्या है। तो एक अनौपचारिक है ये, यानी अनौपचारिक, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। कहते हैं ना, मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे लाग लपेट पसंद नहीं है। तो आसियान शैली का सबसे अच्छा जो उन्होंने तरीका अपनाया वो बनाया अनौपचारिक, यानी जब भी समस्या आएगी तुरंत हम बिना लाग लपेट के बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी हमारे देशों के बीच में 10 देशों के बीच में जो टकराव होगा, किसी बात को लेकर मनमुटाव है, वो हम बातचीत के जरिए बैठकर उनका हल निकालेंगे। और एक उन्होंने कहा कि जो उनका मेल मिलाप है, और आसियान देश दुनिया के सारे संगठनों में अलग इसी बात को लेकर है कि उनका जो मेल मिलाप का जो सिद्धांत बनाया उन्होंने, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें किसी प्रकार अन्य संगठनों में किसी प्रकार की क्षेत्रीयता और आर्थिक किसी न किसी रूप में वो अपने आप को एक विशेष दर्जा देने में रहते हैं, और संगठनों के अंदर के देश है वो भी एक विशेष प्रकार का गुट बनाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन आसियान एक ऐसा देश है जो कभी इन बातों में विश्वास नहीं रखता। आगे आसियान ने अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और अपने कार्यशैली पर, जो मैंने बताया अभी आसियान के उद्देश्य क्या हैं, और मैंने बताया कि आसियान की शैली का काम करने का तरीका क्या है, इस तरीके को अपनाने के लिए और उद्देश्य को पूर्ति के लिए उन्होंने 3 स्तंभ बनाए। उन 3 स्तंभों में पहला बनाया उन्होंने आसियान सुरक्षा समुदाय। एक समुदाय, इन्होंने संगठन नहीं कहा, वहाँ समुदाय कहा। समुदाय मतलब कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि यदि आपस में हमारा कोई किसी प्रकार का झगड़ा होता है तो हम आपस में मिलजुल कर इनका समाधान करेंगे, और ये काम करेगी आसियान सुरक्षा समुदाय। तो अब सुरक्षा संबंध में जो सोसाइटी काम करेगी उसको आसियान सुरक्षा समुदाय बोला गया। और जो आर्थिक क्षेत्र में यानी उद्योग धंधे लगाने में, कामकाज में, व्यापार के नियम बनाने में एक अलग से समुदाय बनाया गया जिसका नाम दिया गया आसियान आर्थिक समुदाय। और तीसरा जो समुदाय था वो बनाया गया सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी इन 10 देशों के बीच में लोगों से संबंध स्थापित करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे गए। तो आपको छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि आसियान के 3 स्तंभ बताओ, तो बच्चों आसियान का पहला स्तंभ आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब इनके काम पूछे जा सकते हैं भी, आर्थिक समुदाय क्या करता है, सुरक्षा समुदाय क्या करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय क्या करता है। तो आपने इस पर भी आप कुछ लिख सकते हैं। और आगे इनका जो तीनों जो ये स्तंभ बनाए गए, इनके काम यदि हम बताना चाहें भी काम क्या क्या हैं, तो पहले का काम क्या हुआ, यदि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई विवाद, किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसका हल है वो आर्थिक सुरक्षा समुदाय निकालेगा और शांति और सहयोग की स्थापना करेगा। और दूसरा समुदाय क्या आर्थिक है, तो साझा बाजार पैदा करना, एकीकृत साझा व्यापार, साझा बाजार, एकीकृत बाजार, ये एक ही चीज़ के नाम है बेटे। और मुक्त बाजार भी कह देते हैं उसको। मुक्त बाजार यानी इन देशों के बीच में कहीं भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, और जहां अच्छा लगे उस देश में उसको बेच दो, तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। और आर्थिक विवाद यदि कोई हो भी जाए तो ये आर्थिक समुदाय जो बना है वो 2 देशों को बीच में, 2 कंपनियों को, 2 उद्योगों को बैठ के उनके आपस में उनका शांति समझौता कराएगा और उनका कोई अच्छा सा मानवीय समझौता निकालेगा ताकि इस आसियान के उद्देश्यों पर कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आसियान का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो संसार के सभी संगठनों से जो अलग करता है, वो है दबाव की राजनीति नहीं करता। वो कहता है कि हमें आपस में बैठकर मेल मिलाप के कारण सारे विवाद को हल करना है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, तो एक इस मंच के इस चीज के लिए और आगे करने के लिए एक छोटा सा आपसे पूछा जा सकता है कि एक आसियान क्षेत्रीय मंच भी बनाया गया 1994 में, जिसका उद्देश्य भी यही था कि सुरक्षा और विदेश लोगों के साथ, विदेश नीति के साथ आपस में तालमेल बनाया जाए। अर्थात अब 10 देश आसियान में शामिल हैं और 10 देशों की अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति तो है ही। यदि किसी प्रकार में किसी की विदेश नीति और सुरक्षा नीति में किसी प्रकार का आसियान की सुरक्षा और विदेश नीति में तनाव आता है तो उसका समाधान है ये आसियान क्षेत्रीय मंच। 1994 में इसकी स्थापना की गई और
अब एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि आसियान ने आज तक सुरक्षा या शांति के लिए क्या कोई ठोस या कोई कंक्रीट काम किया है? तो हाँ, किया था। कंबोडिया में झगड़ा हो गया था, कंबोडिया का टकराव हुआ था, वो भी हल किया। और तिमोर, पूर्व तिमोर एक जगह है, वहाँ भी काफ़ी तनाव हुआ था, उसका भी आसियान ने बड़ा शांतिपूर्ण हल निकाल लिया। तो बच्चों, ये दूसरा जो चैप्टर है वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हमने पहले पढ़ा यूरोपीय संघ और आज हमने पढ़ा है आसियान। और इससे आगे जो महत्वपूर्ण एक है वो रहता है चीन। चीन के बारे में आपको बता दूं कि चीन की में क्रांति हुई थी जो 1949 में थी और साम्यवादी सरकार वहाँ स्थापित हो गई थी। एक चीन में दीवार है जिसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैसे ही साम्यवादी सरकार आती है तो उन्होंने एक बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी उन्होंने विश्व के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी और एक बाउंड्री को शील्ड किया उन्होंने, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। विदेशों से कोई संपर्क नहीं रखते थे ये, लेकिन इस बंद अर्थव्यवस्था का उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। उनकी खेती पिछड़ गई, उद्योग धंधे उनके पिछड़ गए। तो देश और सारा संसार उस समय वो दौर ऐसा था 70, 80, 90 का, जब पश्चिमी देश और अमेरिका बहुत तरक्की करते जा रहे थे। तो चीन के नेताओं ने भी ये देखा कि देश पिछड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपना ली। मुक्त द्वार यानी वही जो आसियान कहता है, खुला बाजार, दरवाजे खोल दिए अपने देश के। यानी पहले तो साम्यवादी देश होने के नाते लोगों के पास खेती नहीं थी, सरकार की थी, उद्योग धंधे सारे सरकार के थे। लेकिन 1978 में निजी खेती करने के लिए सरकार ने छूट दी और लोगों को उद्योग धंधे स्थापित करने की बात कही। तो चीन के लोगों ने अपने घर में बहुत सारे उपकरण बनाए और उद्योग, काफ़ी सारी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उनकी जीडीपी बढ़ गई। और जैसे ही उनकी जीडीपी बढ़ी तो उन्होंने 2001 में आके फिर विश्व के साथ संपर्क करना भी शुरू कर दिया। और आज चीन इतना अधिक तरक्की कर रहा है, यदि 2040 तक, ये 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और चीन के बारे में आजकल कहा जाता है कि यह पूर्वी एशिया का, यानी पूर्वी एशिया का जो पूर्वी भाग है, जिसको हम आसियान साइड अभी हमने पीछे पढ़ा है, वो उसका इंजन कहा जाता है। चीन को पूर्वी एशिया का इंजन कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें बेटे आपको ध्यान से सुनना है, ताकि यही पूछ ली जाती है कि पूर्वी एशिया का इंजन किस देश को कहा जाता है। तो चीन को क्षेत्रीय मामलों में चीन का काफ़ी प्रभाव है, यानी चीन इस पूर्वी एशिया में चीन का बड़ा अधिक प्रभाव है। प्रभाव होने का मुख्य कारण क्या है? एक तो उनका भूभाग, जमीन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, एक इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। विदेशी व्यापार जब उनके नहीं करते थे तो उनके पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। यानी जब आप कोई देश है जो दूसरे देशों से व्यापार नहीं करेगा तो विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? तो विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो वह दूसरे देशों से किसी प्रकार का सामान खरीदना, कोई टेक्नोलॉजी लेना, किसी देश से संबंध स्थापित करना बड़ा मुश्किल था। तो विकास जो नहीं हो पा रहा था, उसके लिए उन्होंने एक नीति अपनाई कि हम अपना जो व्यापार है, अपने जो आर्थिक संबंध है, वो अन्य देशों के साथ भी बनाएंगे। एक नुकसान, जनसंख्या तेजी से उनसे बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी, खेती उसमें इतनी तरक्की नहीं कर रही थी। तो उन्होंने एक नीति अपनाई कि एक ही बच्चा होगा, जो उन्होंने अब तो बदल दी है, लेकिन वो भी उनका जनसंख्या तेजी को रोकने के लिए जो एक बच्चे की जो पॉलिसी थी, वो भी उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हुई। अब इसका उत्थान कैसे हुआ? आपको छोटा सा प्रश्न आएगा कि चीन का उत्थान कैसे हुआ? इतना कमज़ोर देश, आर्थिक रूप से पिछड़ा देश, जो आयात निर्यात भी विदेशों से नहीं था, वो एकदम वो बढ़ा कैसे? तो उनका एक शासक आया था, देंग सेओंगपेंग। इनके नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। देंग सेओंगपेंग एक इनका शासक आया। उन्होंने 1978 में मुक्त द्वार खोल दिया
और विदेशी कंपनियों को आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और एक SEZ बनाया, स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया। यानी पूरे चीन में तो उन्होंने कहा कि हम विदेशी कंपनियों को नहीं घुसने देंगे, लेकिन एक विशेष क्षेत्र बना दिया जिसमें विदेशियों को आने के लिए और उद्योग धंधे लगाने की छूट दी गई, क्योंकि चीन में जनसंख्या होने के कारण विदेशियों को भी कच्चा माल मिलना और लेबर मिलना आसान था। तो बहुत सारी विश्व की कंपनियां आई और उन्होंने चीन में अपने उद्योग धंधे स्थापित किए और आज चीन का माल बना हुआ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इसी आधार पर तो हम कह सकते हैं कि 2040 तक वह अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। 1973 में चाउ एन लाई भी आए थे। सबसे पहला काम तो थोड़ा सा उन्होंने किया था, जो मैं देंग सेओपेंग की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो मुख्य द्वार अपनाया था। एक चाउ एन लाई था जो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, उन्होंने 4 क्षेत्र में थोड़ा सा छूट दी थी, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान में। उन्होंने कहा कृषि, उद्योग और सेना और विज्ञान में हम नई तकनीक अपनाएंगे और उसका आधुनिकीकरण करेंगे, क्योंकि 1973 से पहले तो परंपरागत चीन में खेती की जाती थी, जिसके कारण देश का बुरा हाल हो गया था। तो 1973 में चाउ एन लाई आते हैं और उसने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान में आधुनिक चीज़ें लाने के लिए उन्होंने नई तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया। और वो तकनीक है, वो 1978 में जब देंग सेओपेंग आए तो उन्होंने उसको मुख्य द्वार के द्वारा उसको चीन को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। अब एक बच्चों आपने पढ़ा होगा, जब विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ था तो अमेरिका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने एक नीति अपनाई थी पूर्वी यूरोप पर, शॉक थेरेपी। अब चीन का अच्छी बात यह रही कि उन्होंने शॉक थेरेपी नहीं ली। उन्होंने अमेरिका की और पश्चिमी देशों की डायरेक्ट सहायता लेकर और उनके उद्योग स्थापित करके उस प्रकार की शॉक थेरेपी उन्होंने नहीं ली। उन्होंने अपना सेटअप एक स्थापित किया और उन्होंने कहा कि आप कंपनियां आओ और हमारे देश में उत्पादन करो। और उन्होंने विदेशी कंपनियों को एक लिमिट में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण वो काफ़ी कामयाब रहे। और 1982 में उन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया। तो छोटा प्रश्न आ सकता है कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? निजीकरण क्या होता है बच्चों की खेती में, जैसे हमारे हर गांव में किसान किसी के 2 किला, 4 किला, 5 किला, 10 किला ज़मीन है, खुद मालिक है, ऐसे साम्यवादी देश में ऐसा नहीं होता। तो फिर 1982 में चीन ने खेती को कहा कि निजी किसानों को दे दिया कि आप खेती करो। और 1982 के बाद उसके 16 साल बाद उद्योगों को भी उन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया, पहले सरकारी थे ये। और 2001 में WTO में शामिल हो गया। 2001 क्या है बच्चों? 2001 है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन था, जिस दुनिया का व्यापार होता था। और WTO का चीन से कोई संबंध नहीं था। जब 1998 में WTO में शामिल होकर उसने विश्व के साथ व्यापार करना शुरू किया और चीन है उसी के कारण बहुत अधिक तरक्की कर रहा है। अब भारत और चीन के कैसे संबंध है? एक छोटा सा प्रश्न, भारत और चीन के संबंध बताओ। तो शुरू में तो बड़े अच्छे संबंध थे, हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे हम। और एक पंचशील का समझौता किया था जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने, जो 1973 में, जिस चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग और सेना और जो विज्ञान था उसमें नई तकनीक लाने की बात की थी, उसी चाउ एन लाई ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक समझौता किया था, पंचशील समझौता, जिसमें 5 बातें थी भी। एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाएंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, बिना यदि कोई विवाद होगा तो बैठ के बातचीत करेंगे। ये 5 बातें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई में समझौता हुआ था। लेकिन ये चला नहीं, ये समझौता ही रह गया, मीठी बात उड़ गई। और 1962 में चीन ने बिना किसी कारण के भारत पर आक्रमण कर दिया। बिना कारण तो यहाँ नहीं कह सकते पूरा, क्योंकि एक हमारे बीच में, चीन और भारत के बीच में एक देश पड़ता है तिब्बत। तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया, उसको कब्जा करने की कोशिश की। शुरू में तो जवाहरलाल नेहरू चीन को बहुत अच्छा चीनी हिंदू भाई भाई कहते थे, लेकिन
जब तिब्बत का जो दलाई लामा था, जो भागकर हमारे हिमाचल प्रदेश आ गए थे, उनको शरण दे दी, जिससे चीन नाराज हो गया और 1962 में उन्होंने हमारे पर हमला कर लिया। हमला किया, हम भी बुरी तरह हार गए और तिब्बत को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। और अब एक कहता है कि भारत और चीन के बीच में विवाद किस चीज़ का है, तो दो चीज़ों का बच्चों विवाद है। एक तो J&K यानी जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का क्षेत्र है, अक्साई चीन बोलते हैं, वहाँ उन्होंने हमारी जगह को कब्जा कर रखा है। और इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्ट बात है कि जब अक्साई चीन में चीन ने 1962 में कब्जा किया था, तो हमारी संसद में एक सांसद ने कहा था जवाहरलाल नेहरू को कि चीन ने हमारा कब्जा कर लिया ज़मीन पर और आप कुछ नहीं कर रहे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उस अक्साई चीन में कुछ नहीं होता, बंजर भूमि है, क्या करेंगे इसका लेके, चलो छोड़ो। तो इस पर उस सांसद ने कहा था कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, इसी को दे दें क्या। तो ये एक मजाक का विषय था संसद में कि ज़रूरी नहीं कि वो बंजर भूमि थी। और जवाहरलाल नेहरू का उस समय की सोच और समय की सोच और समय की मांग अलग होती है। तो आपको सीमा विवाद के बारे में दो क्षेत्र पूछे, तो एक तो J&K यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया, और एक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी आज चीन अपना हिस्सा बताता है अपने नक्शे में, और ये उनकी एक पड़ोसी देश होने के नाते बात भारत को उचित नहीं लगती। अब जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में कह रहा हूँ बच्चे, ये तो जम्मू और कश्मीर तो आज हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया गया है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखोगे तो आपका पेपर करने का काम है, एग्ज़ाम देने का काम बड़ा काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी प्रकार से ये चीन का एपिसोड है, और इससे छोटे छोटे दो टॉपिक अपने और बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। एक तो जापान के बारे में पूछ लिया जाता है कि 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उन्होंने उसके बाद जापान दोबारा उभरा, अपना संविधान बनाया, और संविधान के अनुच्छेद 9 में उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने बल प्रयोग को त्याग दिया कि अब हम कभी भी बल प्रयोग नहीं करें। बच्चों, जब हम इंग्लैंड के गुलाम थे तो जापान भी बड़ा शक्तिशाली था, आसपास में तबाही मचा के रखता था। वो इतना बड़ा चीन जो आज है, वो कभी जापान के, ये सिंगापुर, चीन, ये बहुत सारा क्षेत्र है, वो जापान के गुलाम था और एक ताकतवर देश था जापान। और ये भी जापान के बारे में मैं आपको खास बात बताऊं कि यहाँ खनिज पदार्थ और इस प्रकार का कच्चा माल बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी तकनीक के कारण दुनिया में मशहूर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जापान की, जैसे होंडा है, पैनासोनिक, सोनी, सुजुकी, ये कंपनियां सारी हैं वो जापान की हैं। और दूसरा इससे देश आता है जो सत्ता के केंद्र में माना जाता है, वो दक्षिण कोरिया, जिसमें आपने आजकल हमारे सैमसंग टीवी है, ये उनकी कंपनी है, किया है, LG LED है, वो है, SK है। ऐसी कंपनियां, मजबूत कंपनियां हैं। यानी जापान और दक्षिण कोरिया की ऐसी इतनी मजबूत कंपनियां हैं कि इन्होंने पूरे विश्व में अपनी टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और साउथ कोरिया की तो एक छोटा देश है, लेकिन साउथ कोरिया दक्षिणी जो कोरिया है वो अर्थव्यवस्था में उनका शायद 11वां स्थान है। तो और जापान का तो शायद तीसरा चौथा है, और भारत कोशिश कर रहा है। तो ये बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आपको पहला तो यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, तीसरा चीन, चौथा जापान और 5वां साउथ कोरिया। अब हम अगले जो एपिसोड में जो नई एक मैं आपके लिए जो बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा। तो मैं आज को अभी से याद करवा देता हूं कि जब भी आप ये अभ्यास के प्रश्न करने बैठो तो अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है, क्योंकि मैं आपको याद कराऊंगा ताकि आपको याद ना करना पड़े। यदि याद करना भी बुरी तरह से रटना और याद करना भी कोई सीखना नहीं है, आपको सीखना है। तो मैं आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के जो अभ्यास के प्रश्न है वो सिखाऊंगा, ताकि आप मार्च 2026
कि नहीं कहता मैं कहता हूँ कि आप एमए कर लो तब तक भी वो भूलो ना, ऐसा मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी बच्चे खुश रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। थैंक यू।